अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक अहम मौजू पर, वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर एक आम कैंसर है जो कि ख़वातीन में पाया जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन 9 ख़वातीन में 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर जो है वो लाहक होने का ख़तरा है। पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में हर साल अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से मनाया जाता है। इस अहम मौजू पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इरम नजीब साहिबा। डॉक्टर साहिबा जो है वो एक कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्जन हैं। शिफा इंटरनेशनल इस्लामाबाद में वो अपने खिदमात सर अंजाम पे आई हैं। उनके एक वसी तजुर्बा है इस फील्ड में। बहुत शुक्रिया मैम आपका। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया उमर, मुझे इनवाइट करने के लिए और इस अहम मौजू पे बात करने के लिए। ब्रेस्ट कैंसर बेशक एक इम्पोर्टेंट मसला है आजकल के दौर में। और ये एक कॉमन कैंसर है, इसीलिए इसके बारे में जितनी बात की जाए वो कम है। ब्रेस्ट कैंसर पूरी दुनिया में इसकी शरह बढ़ रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। लेकिन जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर से जो अमवात हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ज़्यादा यही है कि हमारे पास आदमी की कमी है और पेशेंट्स हमारे पास ज़्यादातर लेट स्टेजेस में आते हैं, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट इतना ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है। इस पे आगे बात करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि असल में ये ब्रेस्ट कैंसर है क्या? सो कैंसर किसी तरह जिस जिस तरह बाकी जिस्म के हिस्सों में कैंसर बन सकता है, ब्रेस्ट भी इसी तरह का जिस्म का एक हिस्सा है। और ब्रेस्ट कैंसर जो ब्रेस्ट के अंदर मौजूद गदूद होते हैं उससे निकलने वाला एक कैंसर है। आपके अपने ही सेल्स यानी कि फुलिये एबनॉर्मल हद तक ग्रो करना शुरू हो जाते हैं और एक गिल्टी की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। और उसके बाद वही गिल्टी ब्रेस्ट से निकल के गदूद और बाकी जिस्म में फैलने की सलाहियत रख लेता है। इसको हम ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। ब्रेस्ट कैंसर इसको बोलते हैं। अच्छा, ब्रेस्ट कैंसर जो कि अभी पूरी दुनिया में और खास तौर पे आपने जिस तरह बात की, पाकिस्तान में 9 में से 1 खातून जो है वो उनको ब्रेस्ट कैंसर के खतरात है वो लाक हैं। जी सर। ये शुरू किस तरह है? इस किस तरह ये बीमारी जो है, इनकी बुनियादी वजूहात क्या है? जी। सो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिसको हम रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं। और इसी तरह से जिस तरह किसी भी बीमारी की या कैंसर की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर की भी उसी तरह से। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर बाकी कैंसर्स की निस्बत इस तरह मुख्तलिफ है कि इसमें सिर्फ कोई एक वजह नहीं है। जैसे लंग कैंसर है, लंग कैंसर में स्मोकिंग एक बहुत बड़ा मेजर रिस्क फैक्टर है। लेकिन जो ब्रेस्ट है उसमें मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं, एक से ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं। और उसमें जो शामिल हैं वो ये है, एक तो मौरूसी तौर पे आपकी फैमिली में अगर कैंसर रन कर रहा है तो एक तो ये वजह हो सकती है। प्लस ऐसी खवातीन जो हार्मोन्स को एक्सपोज्ड होती हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर की शरह ज्यादा हो सकती है। इसी तरह से वो खवातीन जिनको ब्रेस्ट में पहले से कुछ इश्यूज चल रहे हो वो ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर उनको हो सकता है। इस तरह से वो खवातीन जिनकी लेट प्रेगनेंसीज होती हैं, बच्चे लेट पैदा होते हैं, या बच्चों का इलाज करने के लिए जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं वो बहुत देर के लिए अगर इस्तेमाल करें तो ये भी कुछ वजूहात में शामिल है। अच्छा, आपने बात की कि जिस तरह मोरसी एक वजूहात में शामिल है, तो अगर एक किसी फैमिली में खुदा न खास्ता किसी को ये ब्रेस्ट कैंसर लाहक है, तो बाकी खवातीन को क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करनी चाहिए? जी, सो ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए जिसको जिसकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है, इसको जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर या हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर बोला जाता है। सो हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर ओवरऑल ब्रेस्ट कैंसर में से सिर्फ 5 से 10% लोगों को होता है। इसका मतलब ये है कि 90% खवातीन को जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ उन लोगों को एहतियात नहीं करनी चाहिए जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, बल्कि उन लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है। तो जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है उनको अपने डिपेंडिंग कि क्या वो फैमिली मेंबर्स उनके साथ कैसे
रिलेटेड हैं, वो उनके हम्म, फर्स्ट डिग्री खून के रिश्ते में हैं या सेकंड डिग्री खून के रिश्ते हैं, उनको ब्रेस्ट सर्जन के पास अपने आप की हिस्ट्री बतानी चाहिए। और अगर वो हाई रिस्क पे आते हैं तो उनको एक जेनेटिक टेस्ट एडवाइस किया जाता है, जो कि सिंपल एक ब्लड टेस्ट है, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अब ये फैसिलिटी मौजूद है। हर जगह कुछ बड़े शहरों बड़े में शहर और बड़े अस्पतालों में ये मौजूद है, और ये सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है जिससे आप अपना फ्यूचर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई वो ब्लड टेस्ट जरूरी नहीं कि हर मरीज का पॉजिटिव आए, यानी कि जरूरी नहीं कि जेनेटिक टेस्ट हर एक का पॉजिटिव आए, तो ओके उस केस में उन खवातीन को एक तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करनी चाहिए, यानी कि अपनी छाती का खुद से हर महीने मुआयना, और उसके अलावा उनको स्क्रीनिंग मेमोग्राफी, जो कि ब्रेस्ट का एक स्पेशलाइज्ड एक्सरे है, हर साल करवाना चाहिए। ठीक है, जिस पे हम आते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह शुरू में आपने थोड़ा सा जिक्र किया, दुनिया में भी केसेस जो हैं 2000 में देख रहा था कि 2023 में जो केसेस रिपोर्ट हुए और जो आजकल रिपोर्ट हो रहे हैं 2 साल बाद, तो बहुत इजाफा हुआ है। जी और पाकिस्तान में भी खास वजूहत क्या हो सकती हैं? जी। सो मैं ब्रेस्ट कैंसर को, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो मैं ब्रेस्ट कैंसर को इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर एक मॉडर्न डे का ऐसा समझे कि कर्स है। ठीक है, पहले जमाने में जब कैंसर की शरह कम थी तो वबाओं की शरह ज्यादा होती थी, एक वबा आती थी और लाखों की मिकदार में लोगों की डेथ हो जाती थी। हर दौर का हर मसला होता है। आजकल के मॉडर्न दौर में हम कार्सिनोजन से हमारी हमारी सराउंडिंग में, हमारी अतराफ में बहुत ज्यादा कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं। यस। ठीक है, वो हमारी खुराक में भी हैं, वो हमारी फिजा में भी हैं, हाँ। वो हमारे पहनने के कपड़ों में भी हैं, लेकिन अभी तक ऐसी किसी एक केमिकल की तरफ निशानदेही नहीं हुई कि जिससे अगर हम बच जाएं तो ब्रेस्ट कैंसर ना हो। ना। तो मेरे ख्याल से हमारे जो मॉडर्न डे में केमिकल्स हैं उसकी वजह से इसकी शरह ज्यादा हो रही है। अच्छा, आपने बात, ये जो खास तौर पे कुछ हैबिट्स ऐसे हो सकती हैं, लाइफस्टाइल, डाइट, वो भी मेरा ख्याल है कि इसमें बिल्कुल। सो जिनका ये देखा गया कि जिनका वजन ज्यादा होता है उसमें ब्रेस्ट कैंसर की शरह ज्यादा होती है, जिनका आइडियल वेट नहीं होता हाइट के हिसाब से। इसी तरह से अल्कोहलिज्म और स्मोकिंग भी थोड़ा सा रिस्क बढ़ाती है। अगर हम जी। अपनी डाइट के हिसाब से बात करें तो ये देखा गया है कि वो ब्रेस्ट कैंसर की शरह बढ़ा सकती है, ये रिस्क फैक्टर है उसका। सही। अच्छा, ये डॉक्टर साहब आपने बात की खासतौर पे खवातीन के हवाले से। अ, अब आप ये भी बताइएगा कि मर्द हजरात जो है उनमें भी उनको ब्रेस्ट कैंसर के खतरात लाक हो सकते हैं, ये केसेस रिपोर्ट होते हैं? जी, जी, बिल्कुल। सो बहुत सारे लोगों का ख़्याल ये है कि ये शायद ख़वातीन की बीमारी है और मर्द हज़रात इससे बिल्कुल सेफ़ हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जिस्म में औरतों और मर्दों दोनों के अंदर ब्रेस्ट टिश्यू मौजूद होता है, कुदरती तौर पे बचपन से। ज़ाहिर-सी बात है, जब ब्रेस्ट टिश्यू मौजूद है तो उसकी वजह से जो कैंसर फीमेल्स को हो सकता है, यानी ख़वातीन को हो सकता है, वही मेल्स को, यानी कि मर्दों को भी हो सकता है। ऑल्दो उसकी शरह कम है। अगर ये खवातीन में 9 में से 1 खातून को ब्रेस्ट कैंसर है तो मर्दों में 100 में से 1 बंदे को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और हम साल में 3 से 4 केसेस मेल ब्रेस्ट कैंसर के भी देखते हैं। अच्छा मैम, एक और चीज़ हमने देखा है कि हमारे जो खवातीन हैं, अ, एक उनको अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई इश्यू आता है, तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। बिल्कुल। तो उनकी या गायनेकोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज़ या स्पेशलिटीज़ हैं कि इसको ट्रीट किया जा सके? देखिए, हर बीमारी के लिए अपना डॉक्टर होता है, और इसकी वजह ये होती है कि हर बीमारी को डेप्थ में पढ़ने के लिए एक जाहिर सी बात है, एक करिकुलम चाहिए होते हैं, उसके एक्सपीरियंस चाहिए होता है। गायनेकोलॉजिस्ट का अपना डोमेन है, वो बाकी जो बीमारियां होती हैं गायनी की वो डील करती होती हैं। इसी तरह से ब्रेस्ट सर्जन या जनरल सर्जन ऐसे सर्जन होते हैं या ऐसे डॉक्टर्स होते हैं कि जो ब्रेस्ट को एज अ सब्जेक्ट बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं, और ज्यादातर पेशेंट्स ब्रेस्ट के वो देखते हैं, उनका एक्सपीरियंस ब्रेस्ट के अमराज में ज्यादा होता है। ब्रेस्ट में सिर्फ कैंसर ही नहीं होता, ब्रेस्ट के अंदर और भी बहुत सारी बेजरर गिल्टियां हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जो कि हो सकते हैं।
ब्रेस्ट में किसी अलामत का होना और उसके साथ किसी सर्जन के पास होना के पास जाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि वो सर्जन उनका ऑपरेशन कर देगा, बल्कि तशख़ीसी लिहाज से दे आर द राइट पीपल कि जिनके पास जाया जाए ताकि वो अप्रोप्रिएट टेस्ट एडवाइस करें और अगर ज़रूरत पड़ी तो बायोप्सी का टेस्ट और उसके बाद ठीक उसका है। इलाज एडवाइस करें। ठीक है, अच्छा इस पे आते हैं। एक तो ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे अक्सर अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि जो ख़वातीन जिनको लंप का वो अपीयर होता है तो वो ये सोचते हैं और उनके ज़हन में ये बात होती है कि जी खुदा ना ख़ास्ता ये कैंसर है। आया ये हर लंप जो है वो ब्रेस्ट कैंसर ही होता है या आम केसेस में भी ये हो सकता है? जी, सो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादातर एक गिल्टी की फॉर्म में आता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है अगर खातून को एक गिल्टी महसूस हुई हो तो हर दफ़ा या वो कैंसर की ही हो। ओके, अगर हम 10 ख़वातीन को दिन में देखें और वो कि ब्रेस्ट की गिल्टी में के साथ आएँ, तो उसमें से सिर्फ़ 1 या 2 को खुदा ना ख़ास्ता कैंसर डायग्नोज़ होता है। ओके, ज़्यादातर यानी कि 80 से 90% लोग अगर हमारे पास ब्रेस्ट लम्प के साथ आते हैं, तो वो बेज़रर यानी कि बिनाइन गिल्टियाँ होती हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब भी पेशेंट को या मरीज को कोई गिल्टी महसूस हो तो वो खुद से ये तयन ना कर लिया करें कि ये पेनलेस है या बेज़रर है तो मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। हर गिल्टी, हर नई अलामत को डॉक्टर को ज़रूर रिपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आपका एप्रोप्रिएट मुआयना करें, आपका टेस्ट करवाएँ और बायोप्सी करा के आपको तसल्ली दें कि ये गिल्टी किस नौइयत की है। तो डॉक्टर निगम ये बताइएगा कि ब्रेस्ट कैंसर के साइन सिम्पटम्स जो हैं वो कौन-कौन से हैं? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है ब्रेस्ट में कोई किसी गिल्टी का हो जाना या ब्रेस्ट में एक किसी खास हिस्से में सख्ती का आ जाना जो कि पहले मौजूद नहीं थी। इसलिए ज़रूरी है कि ख़वातीन को आदत होनी चाहिए अपना खुद से मुआयना करना हाँ, ताकि उनको पता चले कि उनकी ब्रेस्ट नॉर्मल कैसे फ़ील होती है और अगर उसके टॉप पे अगर कोई उसकी ऊपर कोई और नई अलामत ज़ाहिर होती है तो वो उनको पता चल सके कि ये पहले मौजूद थी कि नहीं थी। हुँ। तो ब्रेस्ट का किसी ख़ास हिस्से में सख्त हो जाना या फिर किसी ख़ास किस्म की गिल्टी महसूस होना जो कि ब्रेस्ट में भी हो सकती है और बगल में भी हो सकती है, ठीक है? इसके अलावा निप्पल में कुछ तब्दीली आना जिसमें उसमें के अंदर से पानी या खून का इखराज भी हो सकता है या निप्पल का अंदर की तरफ धँस जाना या फिर निप्पल के ऊपर कोई ख़ारिश या रैश का आ जाना, ये भी कुछ अलामात इसमें शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट की जिल्द का सख्त हो जाना और उसके अंदर कोई सुर्खी का आना भी एक अलामत हो सकती है। इसके अलावा ब्रेस्ट के दोनों साइज़ में डिफरेंस का आ जाना भी कुछ अलामत हो सकती है। ब्रेस्ट के ऊपर अगर कोई ऐसा ज़ख्म हो जाता है जो कि इलाज के बावजूद भी बेहतर नहीं होता तो उसको वक़्त से पहले रिपोर्ट करना चाहिए डॉक्टर को। अब ये सारी अलामात बहुत सारे ब्रेस्ट की और बीमारियों में भी हो सकती हैं, ठीक है? लेकिन जब तक डॉक्टरी मुआयना नहीं होता तब तक घर में ये बैठ के फैसला करना कि ये बेज़रर है या खुदा ना ख़ास्ता कैंसर की है, ये बताना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल होता है कि अगर उनको ब्रेस्ट में गिल्टी है लेकिन वो पेन नहीं कर रही, तकलीफ़देह नहीं है, तो शायद उनको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। ये कंप्लीटली ऑपोज़िट है। ज़्यादातर जो ब्रेस्ट कैंसर की गिल्टियाँ होती हैं, वो पेनलेस होती हैं, तकलीफ़ नहीं कर रही होती। ओके, इसीलिए ये लेट डायग्नोज़ होता है और लोगों को लगता है कि अगर जब ये तकलीफ़ करेगी तो तब हमें शायद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ब्रेस्ट के अंदर कुदरती तौर पे कोई गिल्टियाँ नहीं होती और बहुत सारी ख़वातीन को जब कोई गिल्टी महसूस होती है तो घर की बड़ी बूढ़ियाँ उनको बताती हैं कि ये नॉर्मल है, ख़वातीन को हो जाती हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। कुदरती तौर पे किसी भी खातून के अंदर ब्रेस्ट में गिल्टी नहीं होती और अगर कोई गिल्टी बन रही है तो किसी न किसी बीमारी की वजह से है। ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर हो लेकिन कोई ना कोई बेज़रर या खुदा ना ख़ास्ता कैंसर की बीमारी हो सकती है, तो चेक कराना इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा सेल्फ एग्ज़ामिनेशन की आपने बात की। जी, जी। इसके अलावा जब लोग आपके पास आते हैं तो स्क्रीनिंग के क्या मेथड्स होते हैं? किस तरह जी। क्या सजेस्ट करते हो? सो स्क्रीनिंग एक तो घर में की जा सकती है। सिर्फ़ 5 मिनट की आपको अपनी ज़िंदगी में अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है, वो भी महीने में 1 दफ़ा। ओके, स्क्रीनिंग इसका मतलब ये है कि
खुद से छाती का मुआयना करना महीने में 1 दफ़ा करने की ज़रूरत है। बार-बार रोज़ाना अगर आप मुआयना करेंगे तो ना सिर्फ़ ब्रेस्ट एक हसास जिस्म का हिस्सा है, ना सिर्फ़ उसमें दर्द महसूस हो सकता है बल्कि बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग जिस तरह से काम करता है या डिफ़रेंस को नोट करता है, अगर कोई चीज़ हम इंटरवल पे कर रहे हैं, थोड़ा-सा टाइम देकर कर रहे हैं, तो अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो हम जल्दी पिक कर लेते हैं। तो वन्स मंथली इज़ अनफ, इससे ज़्यादा को कोई फ़ायदा नहीं है, और उसको ये एक दफ़ा करने वाली चीज़ नहीं है, उसको अपनी हैबिट बना लेनी चाहिए, ठीक है? अगर कोई तब्दीलियाँ आ रही हैं जो कि पहले मौजूद नहीं थी, उसको चेक करवा लेना चाहिए। उसके अलावा अगर खातून 40 साल से अबव हो जाती हैं तो स्क्रीनिंग मैमोग्राफी, जो कि ब्रेस्ट का एक ख़ास किस्म का एक्स-रे है, वो तजवीज़ किया जाता है। जो जदीद ममालिक हैं वहाँ पे ये नेशनल लेवल पे की जाती है, और ख़वातीन को एक ख़ास एज के बाद इनवाइट किया जाता है कि आप अपना स्क्रीनिंग मैमोग्राफी करवाएं। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी एक सिंपल टेस्ट है, एक ब्रेस्ट का एक्सरे है, और उसके अंदर जो शुआएं दी जाती हैं वो बहुत ही लो डोज की होती हैं। इवन जो हम एक चेस्ट एक्सरे करवाते हैं या हड्डी का कोई एक्सरे करवाते हैं, उससे भी कम उसमें शुआएं मिलती हैं। इसीलिए इसको हर साल रिपीट करवाने से मरीज को या बंदे को कोई नुकसान नहीं होता वो कराने से। और बाहर के ममालिक ने अपनी कैंसर से रिलेटेड जो अमवात हैं वो इसी तरह से कम किए हैं कि वो अर्ली डिटेक्ट। स्क्रीनिंग मैमोग्राफी में ऐसी कुछ तब्दीलियां जो कि अभी खातून को या डॉक्टर को महसूस भी नहीं हो रही हो, वो भी वो डिटेक्ट कर सकती हैं। बहुत माइनर सी स्टेज 0, जिसको अभी हम स्टेज 1 हम तब से कहते हैं जब कैंसर डायग्नोज हो जाए। स्टेज 0 ऐसी सिचुएशन है कि जब अभी कुछ सेल्स खराब होना शुरू हो गए लेकिन अभी प्रॉपर कैंसर में तब्दील नहीं हुए। अगर हमने उस लेवल पे बीमारी को पकड़ना शुरू कर दिया तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं होगी, और जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड जो अमवात है वो भी की जा सकती है। जी, जैसा आपने कहा कि मेमोग्राफी जो है वो, इसके अलावा और कुछ टेस्ट भी सजेस्ट किए जाते हैं? जो अभी तक तहकीक से साबित हुआ है वो यही 2 मेन वो हैं। कुछ मरीजों में अगर वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे हों, जेनेटिक कैंसर उनकी फैमिली में, उनको हम ब्रेस्ट का एमआरआई भी सजेस्ट करते हैं। लेकिन ब्रेस्ट का एमआरआई एक बहुत सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है, और वो हर आम बंदे को एडवाइज नहीं करना चाहिए। जी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि पाकिस्तान में कोई पॉलिसी या गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, जिस तरह आपने बात की कि 40 से अबव जितनी खवातीन या कोई करनी चाहिए मेमोग्राफी, तो इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं? जी, मेमोग्राफी की जो जदीद मशीन्स हैं वो ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में, बड़े टर्शरी केयर लेवल के हॉस्पिटल में मौजूद हैं। और पाकिस्तान इस्लामाबाद का जो बड़ा हॉस्पिटल है, पिम्स हॉस्पिटल, इसी तरह से पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, इसमें मेमोग्राफी की मशीन मौजूद है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मेमोग्राफी की सर्विसेज दे रहे हैं। आया ये एक नेशनल लेवल पे सारे मरीजों को ऑफर किया जाता है? वो अब उस लेवल तक अब हम नहीं पहुंचे, लेकिन जो भी पेशेंट अपना खुद से मेमोग्राम कराना चाहे तो वो फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे प्राइवेट इदारे हैं जो कि ये मेमोग्राफी की सर्विसेज स्पेशली अक्टूबर के महीने में डिस्काउंटेड रेट्स पे भी ऑफर कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हासिल हो सके। इसका मतलब ये है कि मेन बड़े शहर हैं वहाँ पे ये फैसिलिटीज हैं, जी, मौजूद हैं, लेकिन जी, बिल्कुल। खास तौर पे जो मेन इशू है वो ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है, अवेयरनेस की जो जरूरत है जी। वो देहाती इलाकों में, दूर दराज के इलाके, वहाँ फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ वो अप्रोच नहीं है, तो वहाँ पे इससे गवर्नमेंट को करनी चाहिए कि वहाँ पे ये फैसिलिटीज पहुंचा सके। अच्छा, हम आते हैं कि ये भी हमने सुना है कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि मेमोग्राफी जो है इसकी कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, लोग अक्सर ये भी कहते हैं। बिल्कुल। साइड इफेक्ट जो किसी भी रेडिएशंस यानी शुआओं से साइड इफेक्ट हो सकता है, जो कि बहुत ज्यादा रेयर है, यानी कि लाखों में किसी शायद एक बंदे को हो, वो है किसी सेकेंडरी कैंसर का हो जाना।
ठीक है, और ये इतना ज़्यादा रेयर होता है कि इससे जो मिलने वाला फ़ायदा है वो कहीं ज़्यादा है। यानी कि अगर हम अर्ली कैंसर को डिटेक्ट कर रहे हैं, उसकी निस्बत जो इसकी शरह है कि खुदा ना ख़ास्ता इसको एक और कैंसर हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा कम है। तो इसीलिए पूरी दुनिया में स्क्रीनिंग मैमोग्राफी को बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद एज़ अ स्क्रीनिंग टूल इस्तेमाल किया जाता है और ये इसको सेफ तस्वर किया जाता है। सो ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट में हम 3 तरीकों से इलाज करते होते हैं। एक तो ऑपरेशन है, इसके अलावा कीमोथेरेपी अगर ज़रूरत पड़े मरीज़ को, और उसके अलावा शुआओं का इलाज है। अ, ये ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ ऑपरेशन करा लिया जाए तो और किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़े, और इसी तरह से ऐसा है कि कीमोथेरेपी लगवा ली जाए और सर्जरी ना कराई जाए। ये तीनों हम सीक्वेंस से देते होते हैं। कुछ मरीजों में पहले कीमो होती है, उसके बाद सर्जरी होती है। डिपेंड करता है कि उनके कैंसर की स्टेज क्या है और कैंसर की टाइप क्या है। और उसके अलावा कुछ मरीजों में पहले हम सर्जरी करते हैं, उसके बाद कीमो और रशुआएं करते होते हैं। ब्रेस्ट को के लिए जो की जाने वाली सर्जरी है वो 2 मेजर टाइप्स हैं उसकी। एक तो ब्रेस्ट को बचाने वाली सर्जरी होती है जिसको ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हम बोलते हैं, और एक ब्रेस्ट को अंदर से निकालने वाली सर्जरी होती है जिसको हम मस्टेक्टमी बोलते होते हैं। कौन सी सर्जरी किस मरीज के लिए मौजू है वो जाहिर सी बात है, मरीज को एग्जामिन करके उसका मुआयना करके ये तजवीज़ किया जाता है। कुछ मरीजों को ये ख्याल होता है कि अगर वो ब्रेस्ट को मुकम्मल तौर से निकलवा देंगी तो उनको शायद फिर कभी भी ये मसला नहीं होगा। लेकिन दोनों ऑपरेशंस में फ़र्क नहीं है, और अगर जिस मरीज की ब्रेस्ट सेफली बच सके तो हमारी कोशिश यही होती है कि ब्रेस्ट को बचाने वाली सर्जरी हो। लेकिन ये इस पे डिपेंड करता है कि मरीज की गिल्टी का साइज क्या है और वो किस स्टेज पे हमारे पास आया है। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो होती है, हम ऐसे मरीजों को तजवीज़ करते हैं जिनकी खुदा ना खास्ता कैंसर की वजह से हमें ब्रेस्ट को रिमूव करना पड़े, यानी कि मुकम्मल तौर से हटाना पड़े। रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर ऐसे कुछ ऑपरेशन होते हैं जो कि प्लास्टिक सर्जरी की तरह के होते हैं, और उसमें हम ब्रेस्ट की शेप को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, और उसमें हम मरीज का अपना टिश्यू भी यूज करते होते हैं और इम्प्लांट यानी कि मसनूई सिलिकॉन के इम्प्लांट भी यूज करते होते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की कैपिटल इस्लामाबाद में अपना क्लिनिक चला रही है। अ, आपका जो जितना एक्सपीरियंस है, किस तरह के लोग आपके पास आते हैं, किस स्टेज पे वो होते हैं ज़्यादा तादाद में, और उनके लिए जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं वो क्या है? मतलब उस पे थोड़ा-सा जी, सो मैं कैपिटल में काम करती हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो एजुकेटेड पेशेंट्स आते हैं। लकीली उनके जो कैंसर्स होते हैं या तो स्टेज 2 में होते हैं या 3 में होते हैं। हमने स्टेज 1 और स्टेज 0 के पेशेंट्स भी ऑपरेट किए हैं, उनको ट्रीट किया है, और इसी तरह से कम शरह में स्टेज 4 के भी पेशेंट्स होते हैं। लेकिन ज़्यादातर 2 और 3 में होते हैं। एक कुछ अरसा पहले तक ज़्यादातर पेशेंट्स जो हम देखते थे वो 3 और 4 के होते थे। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो हम इतना एग्रेसिव लेवल पे कैंपेनिंग कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो डेफ़िनेटली हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह से हम अगर अपनी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स को जारी रखें, तो एक टाइम आएगा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी हम स्टेज 0, 1 और 2 के पेशेंट ज़्यादातर देखेंगे। तो खदशात क्या होते हैं? मेरे ख्याल से चाहे बंदा एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो कि ऐसे जिस्म के हिस्से में जिसका जो नस्वानियत का हिस्सा समझा जाता है, और ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे इस वजह से परेशान होते हैं कि क्या अगर उनकी जब ब्रेस्ट रिमूव तो नहीं करनी पड़ जाएगी, और अगर रिमूव करनी पड़ जाएगी तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं इसको रिकंस्ट्रक्शन कराने के लिए। ज़्यादातर पेशेंट्स को ये भी फ़िक्र होती है कि क्या वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी पे वापस आ भी सकेंगी या नहीं। तो हम पेशेंट्स को ये तसल्ली देते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद वो एक नॉर्मल लाइफ़ गुज़ार सकती हैं। ठीक है? इसके अलावा उनके ज़हन में एक ये ख़दशा भी होता है कि खुदा न ख़ास्ता उनका कैंसर वापस तो नहीं आ जाएगा। तो नो मैटर आप दुनिया के किसी हिस्से से भी इलाज करवा रहे हों, कुछ परसेंटेज 5 to 10% लोग ऐसे हैं जिनका मुकम्मल इलाज के बाद खुदा न खास्ता ब्रेस्ट कैंसर वापस आ सकता है। इसीलिए इलाज मुकम्मल करने के बाद फॉलोअप का सिलसिला शुरू होता है जो कि 5 साल तक रहता है, और मरीज को हम
खुद ही टेस्टों के लिए बुलवा के चेक करते होते हैं। अगर तो उनके टेस्ट ठीक हों तो हम उनको रीअश्योर कर दें। और अगर खुदा ना खास्ता वो पेशेंट उन 5 से 10% लोगों में आता है जिनका कैंसर वापस आ रहा है, तो हम अगेन उसको किसी अर्ली स्टेज पे पकड़ लें और फिर ट्रीटमेंट करके सारा कुछ सेटल डाउन कर दें। अच्छा, एक और बात, तो बहुत से खवातीन हैं इस टॉपिक की पर वो बात नहीं कर सकती, शर्म महसूस करती हैं जी जी। आ, इस मौजू पे, या वो खौफ महसूस करती हैं। आप इनको क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो किस तरह खुल के बात करें फैमिली में? बिल्कुल। सबसे पहले तो हर खातून को आगाही की ज़रूरत है। खुद से मुआयना करना उनकी अपनी आदत होनी चाहिए, और अगर उनको कोई मसला महसूस होता है तो उनको अपने हस्बैंड को या अपने घर के बड़े को उसमें लूप में लेना चाहिए। इसीलिए मैं हर आगाही प्रोग्राम में और अवेयरनेस प्रोग्राम में ये ज़रूर बताती होती हूँ कि मर्द हज़रात को भी इस अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वो हेड ऑफ़ द फैमिली होते हैं। अगर उनके घर में मौजूद किसी माँ, बेटी, बहन या बेगम को इस तरह की कोई अलामात हो रही हैं, तो वो उनको डॉक्टर के पास ज़रूर लेकर जाएँ, बजाए इसके कि उनको बताएँ कि कोई मसला नहीं है और ये कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इसलिए ख़वातीन को ज़ाहिर-सी बात है कि ये इसको एक ऐसा जिस्म का हिस्सा समझना चाहिए जैसे हाथ, बाजू या आँखें हैं, जी। ठीक है? इससे रिलेटेड जो जब तक हम अपने अंदर इसकी झिझक महसूस करेंगे ना, तब तक हम अपने शेल से बाहर नहीं आएँगे और इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। क्योंकि इसके बाद जब तक बात ना की जाए, बात बनती नहीं है। और ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स हैं, उसमें अब फीमेल सर्जन्स लकीली मौजूद हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स इसलिए झिझक रहे होते हैं कि आगे से मेल एग्ज़ामिन करेगा, लेकिन ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स हैं, उसमें फीमेल सर्जन्स मौजूद हैं और वो बेझिझक होके अपना मुआयना करवा सकती हैं। इसी तरह से जो टेस्ट किए जाते हैं, ज़्यादातर जगहों में मैमोग्राफी के लिए, अल्ट्रासाउंड के लिए फीमेल डॉक्टर्स इसीलिए रखी जाती हैं ताकि पेशेंट्स जो है वो कंफर्टेबल महसूस करें। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ये बात भी है, मिथ्स बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। जिस तरह अक्सर लोग बात करते हैं कि वो माएँ जो बच्चों को फीड कराती हैं तो उनको ये ब्रेस्ट कैंसर जो है नहीं लाभ होगी, तो इसमें क्या हकीकत है और बाकी कौन से मिथ्स इससे जुड़े हैं? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग वैसे तो इनकरेज हम करते होते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग से थोड़ा-सा चांस कम होता है ब्रेस्ट कैंसर का, बनिस्बत इसके वो ख़वातीन जो कि बिल्कुल ब्रेस्ट फीड नहीं कराती। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो ख़वातीन ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनको कभी कैंसर नहीं होगा, और जो ब्रेस्ट फीड जिन्होंने नहीं कराया उनको डेफ़िनेटली होगा। थोड़ा-सा रिस्क कम होता है ब्रेस्ट फीडिंग से, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो ख़वातीन जो कि ब्रेस्ट फीड करवाती हैं वो बिल्कुल ही ब्रेस्ट को एग्ज़ामिन ना करें और उनको कभी भी कोई गिल्टी हो तो वो उसको रिपोर्ट ना करें। ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड बहुत सारी मिथ्स हैं, और ये मिथ्स ज़्यादा हमारी कम्युनिटी में पाई जाती हैं। सबसे पहले तो इससे होने वाली जो इससे इससे जुड़ी जो ट्रीटमेंट है उससे बहुत सारी लोगों को मिथ है। उनको ऐसा लगता है कि ये जो इलाज है जो किया जाएगा वो उनको ज़िंदगी भर कोई माज़ूरी दे देगा और वो शायद उससे कभी भी रिकवर नहीं करेंगे। देखिए, जो ब्रेस्ट कैंसर से इलाज किया जाता है, स्पेशली जो कीमोथेरेपी है, वो कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो कि कैंसर की जो खतरनाक खुलियाँ हैं उनको मारने के लिए होता है। उससे साइड इफ़ेक्ट्स डेफ़िनेटली होते हैं, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट्स सारी ज़िंदगी नहीं रहते हैं, वो टेम्परेरी तौर पे होते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा जो शुआएँ हैं, वो ज़्यादातर लोगों का शक ये है कि शायद शुआएँ नाम से ऐसा लगता है कि जैसे कोई करंट के झटके हैं, और ये भी मुझे मेरे पेशेंट ने ही बताया था कि उसने मुझे रिफ्यूज़ किया कि जी हमने नहीं शुआएँ करानी। जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया कि क्यों वो नहीं करवाना चाहते, तो कहते हैं हमने सुना है कि इसमें करंट के झटके लगते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। शुआएँ होते हुए इंसान को महसूस नहीं हो रही थी, वो इनविज़िबल जिस तरह एक्स-रे हो रहा होता है या सीटी स्कैन हो रहा होता है, उस तरह का एक अमल होता है। लेकिन वो इंतहाई ज़रूरी होते हैं कैंसर की फुलियों को मारने के लिए। ठीक है। सर्जरी से रिलेटेड लोगों को है कि अगर हमने इसका ऑपरेशन करवा लिया तो क्योंकि ये लोहा लग जाएगा, उनका कैंसर फैल जाएगा और नुकसान होगा, तो ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। जितनी भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट किसी भी मरीज़ को तजवीज़ करते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च और तहकीक हज़ारों लोगों के ऊपर, लाखों लोगों के ऊपर रिसर्च के बाद कोई ट्रीटमेंट उसमें आता है, मेडिकल बुक्स में आता है, और हम आगे से मरीज़ों को वो तजवीज़ करते हैं। जी। तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू होता है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों का ये
ख्याल है कि शायद अगर वो मेडिकल ट्रीटमेंट ना करवाएं, कोई हकीमी इलाज करवा लें, कोई दम करवा लें, कोई करूद करवा लें, कोई जिनों का इलाज करवा लें, तो शायद उनका ट्रीटमेंट बेहतर हो जाएगा। लेकिन आज तक हमने किसी पेशेंट को उस इलाज से बेहतर होते हुए नहीं देखा। ज़्यादातर हमारे पास पेशेंट्स जो कि डायग्नोसिस के बाद ऐसे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं, वो हमारे पास कुछ महीनों के बाद ज़्यादा एडवांस स्टेज में आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मिथ्स हैं। मिथ्स हैं। अच्छा, ये ब्रेस्ट कैंसर जो है किस हद तक, कौन से स्टेज तक जो ये ट्रीटमेंट हो सकती है? ब्रेस्ट कैंसर की 4 स्टेजेस हैं ब्रॉडली। 1 जो है वो छोटी गिल्टी अभी से ब्रेस्ट में ही होती है, 2 में वो बगल तक चली जाती है, 3 स्टेज में वो ब्रेस्ट और बगल दोनों में होती है और साइज बड़ा होता है। चौथी स्टेज की जो कैंसर है, इसका मतलब है कि वो बगल और ब्रेस्ट के एरिया से निकल के ब्रेस्ट या जिस्म के बाकी अज्जा में चला गया, चलो, जैसे कि हड्डी, जिगर या फिर फेफड़े। चौथी ग्रेड के जो होते हैं उसको हम क्यूरेटिव, मतलब उसमें उसको हम नाकाबिले इलाज कहते हैं, यानी कि क्योर अगर हम इलाज करेंगे भी तो क्यूरेटिव नहीं होगा, मुकम्मल तौर से कैंसर शायद जिस्म से खत्म नहीं हो सके, लेकिन तीसरी स्टेज तक का इलाज जो है किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर में चूंकि इतनी ज्यादा रिसर्च हो रही है कि इवन जो स्टेज 4 यानी कि आखिरी मरहले के पेशेंट्स भी होते हैं, उनको भी इलाज करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो चौथी ग्रेड में है तो स्टेज में है तो वो इलाज ना करवाएं। इलाज के साथ चौथी स्टेज वाले जो पेशेंट्स भी हैं वो जो कुछ अरसा पहले तक कुछ महीने जिंदा रहते थे, अब सालों के लिए जिंदा रहते हैं, लेकिन इलाज कराना जरूरी है चौथी स्टेज में भी। सो बायोप्सी जो ब्रेस्ट में हम ज्यादातर करते हैं उसको नीडल बायोप्सी टेस्ट बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि उस गिल्टी या उस एरिया में जहाँ पे हमें शक है कि कहीं ये परेशानी वाली गिल्टी ना हो, यानी कि कैंसर ना हो, उसके लिए हम बायोप्सी यानी कि टेस्ट एडवाइस करते होते हैं। ज्यादातर जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि हमें नीडल से ये टेस्ट करना चाहिए। अब ये टेस्ट जो है ना पूरी दुनिया में किसी भी गिल्टी की तशखीस के लिए इस्तेमाल होता है और ये कम्प्लीटली बेज़रर टेस्ट है। इसके लिए उस एरिया को थोड़ा सा सुन किया जाता है और एक खास किस्म की सुई से थोड़ा सा मवाद लिया जाता है उस गिल्टी में, ताकि उसको लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किया जा सके कि ये बेज़रर गिल्टी है या उसको इग्नोर किया जा सकता है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शायद अगर हम सुई उस गिल्टी को लगा दें तो उसके फुलिये या सेल्स फैल तो नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं होता। और इसी तरह से अगर सुई लगने से अगर किसी का कैंसर है तो वो फैलता नहीं है और ना ही बेज़र गिल्टियां खुदा न खास्ता कैंसर में तब्दील होती हैं। तो इस फोरम के जरिए ये मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको बायोप्सी तजवीज़ की है तो बगैर परेशानी के आप वो टेस्ट ज़रूर करें। ठीक है, डॉक्टर किसी भी वजह के बगैर आपको ये टेस्ट नहीं तजवीज़ करेगा। तो डेफिनेटली ये टेस्ट करवाएं। और अगर अगर मैं मतलब एक सिंपल लॉजिक का आपको एक वो पेश करती हूँ कि अगर खुदा न खास्ता हर बायोप्सी से अगर कैंसर होता तो बायोप्सी कहीं ज्यादा की जाती है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया 10 में से सिर्फ 2 लोगों को कैंसर होता है तो 10 अगर हम 10 लोगों की बायोप्सी करते हैं तो इसका मतलब है फिर सारे 10 के 10 लोगों को बाद में कैंसर ही हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। जिनकी गिल्टी शुरू से कैंसर की होती है वो बायोप्सी से भी कैंसर की आती है और जिनकी कैंसर की नहीं होती है वो कैंसर की नहीं आती है। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो किस लेवल तक आप मुतमईन हैं कि अवेयरनेस पे क्या हो रहा है और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो कैंपेन्स है वो हो रही है और लोग जो है उससे मुस्तफीद हो रहे हैं। दूसरा कि हमारी जो सोसाइटी है उनका क्या रोल इसमें होना चाहिए, एज इंडिविजुअली एक बंदे को क्या करना चाहिए, इसकी बात कीजिएगा। जी। सो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस अगर हम कंपेयर करें आज से 10-15 साल पहले और अभी, तो ये कैंपेनिंग बहुत ज्यादा हो गई है। इसकी वजह भी यही है कि लोगों में थोड़ी सी इसके बारे में बात करने की जो झिझक है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। और लेकिन अभी भी हम तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह इस पे खुल के बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये जारी रखना चाहिए। ये मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अक्टूबर में हम इसके ऊपर बात करें। मुझे जब भी कोई अक्टूबर के महीने में
ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करने को कहता है, तो मेरा इसका जवाब ये होता है कि मेरे लिए हर महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना है, और हमें अक्टूबर के अलावा भी इसके ऊपर बात करनी चाहिए और बार बार बात करनी चाहिए। हमें इसको स्कूल और कॉलेज में करिकुलम का हिस्सा बनाना चाहिए। अपनी जो LHPs हैं जिनकी रसाई है ऐसे लोगों को घर घर जाके उन LHVs को हमें ट्रेन करना चाहिए कि अगर उनको खवातीन बताती हैं तो कैसे उनको बताएं कि डॉक्टर के पास या किस एरिया में उनको जाना चाहिए। तो कैंपेनिंग मल्टीपल लेवल पे करने की जरूरत है, और ना सिर्फ ये कि प्रिंट मीडिया में, बल्कि घर घर जाके भी करने की जरूरत है। सो एज ए इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो हम में से हर बंदे ने एज अ ह्यूमन कोई ना कोई ब्रेस्ट कैंसर का मरीज नजदीक से देखा होगा। और क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर किसी खलाई मखलूक को नहीं होते, ये हम में से ही कुछ लोग होते हैं। और ब्रेस्ट कैंसर ना ये देखता है कि ये डॉक्टर है, ना ये देखता है कि गरीब है, ना ये देखता है कि ये अमीर है, इसको नहीं होना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर हम जैसे ही आम लोगों को ही होता है। तो एज एन इंडिविजुअल अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस बंदे को ये मसला है, तो उसको सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो सपोर्ट उसके घर से स्टार्ट होती है। सबसे ज्यादा जो हमने देखा है ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स, लैक ऑफ सपोर्ट होती है फैमिली की तरफ से। वो हस्बैंड की तरफ से भी आती है कि वो समझते हैं कि इनको कैंसर हो गया तो शायद ये मुझे लग जाएगा। तो ब्रेस्ट कैंसर इसी तरह से हाथ लगाने से और साथ बैठने से नहीं फैलता। बहुत सारे लोग ये भी खदशा करते हैं कि उनकी शादियां टूट जाती हैं जब उनकी ये डायग्नोसिस होता है। लेकिन ब्रेस्ट कैंसर सारी जिंदगी रहने वाला मर्ज नहीं है, बल्कि इलाज के बाद वो बेहतर हो जाता है। तो अपने इर्द गिर्द अगर ऐसी खवातीन हैं तो बजाय इसके कि आप उनको अकेला छोड़ दें, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि एक बीमारी अगर उनको हो गई है तो उसका इलाज करने के बाद वो नॉर्मल जिंदगी पे आ सकें। ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को प्लीज गलत मशवरे मत दिए जाएं, ठीक है। उनको उनके डॉक्टर के मशवरे पे अमल करने दें, ठीक है। बहुत सारे लोग गलत मशवरों की वजह से अपने अपने आप को नुकसान में डाल देते हैं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स अपने करियर में देखे हैं कि जिनको एक ट्रीटमेंट एडवाइस किया जाता है, जाहिर है इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा सख्त है, तो वो उससे दिल बर्दाश्त होकर किसी शॉर्टकट की तलाश में होते हैं, और ज्यादातर वो शॉर्टकट उनके इर्द गिर्द हमसाए ऑफिस में काम करने वाले लोग ही तजवीज कर रहे होते हैं कि आप फलाने बाबा के पास चले जाएं, आप फलानी दवाई खा लें, फलाना चूरन खा लें तो आप बेहतर हो जाएं। तो हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए रादर देन कि उनको हम अकेला छोड़ दें। ठीक है, आखिर में खास तौर पे खवातीन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं खवातीन को ये मैसेज देना चाहूंगी कि अपने साथ एक वादा करें कि अपने आप को सिर्फ 5 मिनट का टाइम दें। और सबसे जरूरी, अगर जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, बाहर का कोई भी आपका ख्याल नहीं रख सकता। तो इसलिए जरूरी है कि एक वादा करें कि सिर्फ 5 मिनट अपने आप को महीने में एक दफा चेक कर लिया करें। और अगर कोई इशू है तो बजाय इसके कि उसके ऊपर महीनों बात ना की जाए, अब उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास रिपोर्ट करें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर काबिल इलाज है और ये डेथ सेंटेंस नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और एक अहम मौजू पर जो कि जरूरत है अवेयरनेस फैलाने की। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, एंड यू आर वेरी वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।